अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज आपके साथ 2 से 3 बड़ी खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बड़ा ही अहम फैसला अब से कुछ देर कबल जारी किया है, और वो फैसला जस्टिस इरफान सादत ने तहरीर किया है, जिसमें रिटर्निंग अफसरान के किरदार पर काफ़ी सवालात उठाए गए हैं। और दूसरी जानिब एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि अदालत की जानिब से लेक्चर भी दिया गया है कि इंतखाबात की अहमियत क्या होती है और उसमें रिटर्निंग अफसरान का किरदार क्या होता है। और ये सबसे अहम बात है कि इंतखाबात हो जाने के बाद इंतखाबात से पहले का एक ऑर्डर जो है वो सामने आया है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहले से ही बहुत सारी बातें वाजे कर चुकी थी, जिनको बाद में हमने 8 और 9 फरवरी को देखा। उस फैसले की अहमियत पर बात करेंगे। हमारे साथ वसीम मलिक साहब हैं। वसीम, इससे पहले कि हम दीगर इश्यूज को डिस्कस करें, हमें ज़रा जल्दी से ये जो ऑर्डर आज जस्टिस इरफान सादत ने तहरीर किया है, इसको पढ़कर ज़रा बता दें, इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा अदील साहब, आपके नाजरीन के लिए जो सबसे बुनियादी बात इस हुक्मनामे के बाद हमें समझने की ज़रूरत है, ये शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NA 163 भावल नगर से इनका ताल्लुक, और इजाजुल हक को इनके मुकाबले में जितवाया गया, और इनके भी फार्म 45 और 47 की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। और यही वही शौकत बसरा साहब थे जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आए और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से डांट डपट और बाकी मामला तो इन्हें अदालत के नोटिस की जो धमकी थी वो भी दी गई थी। अच्छा, अब मैं सबसे पहले वो खबर पढ़ता हूँ, फिर हमने ये देखना है कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि अभी ये जो मामलात चल रहे थे ये फरवरी के शुरू में चल रहे थे, यानी इंतखाबात से कबल जो रिटर्निंग अफसरान ने इस मुल्क में कारनामे सर अंजाम दिए जनवरी के आखिर में, जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो जो कारनामे सर अंजाम दिए थे उस पर ये बुनियादी तौर पर ये फैसला पूरी एक चार्जशीट है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 8 फरवरी, 9 फरवरी और फिर 20 दिन नतायज आने लगे, फिर फार्म 45 और 47, इसमें तमाम तर जो वारदात है वो रिटर्निंग अफसरान की है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तफसीली फैसला जारी किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंतखाबात जमहूरियत की असास होते हैं। साबिक अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने कहा था, इंतखाबात का ताल्लुक अवाम से है, इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के लिए साजगार माहौल की फराहमी नागुज़ीर है, किसी एक फ़र्द के लिए तकनीकी रुकावटें डालना जमहूरी रिवायात और असूलों के खिलाफ है। मुझे तो ये तकनीकी रिवाज जो यहाँ पर उन्होंने रुकावटें हैं, उससे तो मुझे 13 जनवरी का फैसला ही याद आ जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं, रिटर्निंग अफसरान की इमाम पर इलेक्टोरल कवानीन और रूल्स को सवाबदीदी फिल्टरिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिटर्निंग अफसर को सवाबदीदी अख्तियारात को इत्तदाल पसंदी और मोहतात अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी अमल का लाजमी हिस्सा होते हैं। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से इंतखाबी अमल को मुतासिर करना इंतहाई नामुनासिब है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ये लिख रही है। अच्छा, अंग्रेजी में जो यहाँ पे वर्ड था ना, मैंने उसको अब थोड़ा सा, क्योंकि अंग्रेजी और उर्दू का ये बड़ा मसला है कि कई दफ़ा आपको उसका एग्जैक्ट मानी जो है वो उर्दू में दस्तयाब नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने एग्जैक्टली जो वर्ड है वो सबूटाज लिखा। एग्जैक्टली अब देखिए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट सबूटाज लिख रही है और ये उस लम्हे लिख रही है, अभी इलेक्शन हुए नहीं है, और इलेक्शन के बाद इस मुल्क में जो कुछ हुआ, तो ये बड़ा बदकिस्मती से ये सारा वो चार्जशीट है इस पूरे इंतखाबात के ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि अफसरान को याद रखना चाहिए कि इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना हर शहरी का बुनियादी हक है, और ये हक आज भी किसी को नहीं दिया जा रहा। हमने देखा कि सेनेट के इंतखाबात हों या फिर ज़मनी इंतखाबात हों, तो रिटर्निंग अफसरान की वही पुरानी हठधर्मी अभी भी बरकरार है। और फिर आगे वो लिखते हैं कि जनाब, ऐसा करना वोट डालने वालों के बुनियादी इंसानी हकूक पर भी डाका डालने के मुतरादिफ है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को, ये जो मामला है 26 जनवरी का है, बुनियादी तौर पर शौकत बसरा का मामला है। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप दिलचस्प बात ये भी देखिए कि इसी तरह के इंतखाबी केसेस, अपीलों के केसेस, रिटर्निंग अफसरान के केसेस उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब की अदालत में भी लगे थे, और उनके फैसले भी आप देख लीजिए। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच के पास केसेस लगे और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में बेंच के पास केसेस लगे, तो उसमें जो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 फैसले किए थे, जिसमें एक अटक से मेजर ताहिर सादिक का फैसला था, उन्हें इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी गई थी, और जो दूसरा परवेज़ इलाही साहब का फैसला था। उन फैसलों को देखें और फिर आज इस फैसले को देखें, तो इन दोनों बेंचेस में बैठे जजेस ने बुनियादी तौर पर, अगर आप मुझसे वन लाइनर पूछें, तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब की जो लेगेसी है या उनका जो बैगेज है वो उठाने से इनकार किया है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो। अगर हम इस फैसले को पढ़ें तो ये बुनियादी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है।
और लेवल प्लेइंग फील्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस की नज़र में क्या है, उस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह का साइफर के केस में आपने इजाफी नोट भी नहीं भूलना, जस्टिस मंसूर अली शाह के ये दोनों फैसले भी नहीं भूलना जिनका मैंने आपको बताया, और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में ये जो बेंच है इसने ये जो फैसला दिया। अभी मजीद तफसीली फैसले भी आने हैं। अभी वो तमाम तर चार्जशीट होंगे चीफ, जैसे मैं समझता हूँ कि वो तमाम तर फैसले बशमूल ये फैसला चार्जशीट होगा चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के 13 जनवरी के फैसले के ऊपर, और वो चार्जशीट होगा लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक फैसले के ऊपर, और वो चार्जशीट फिर एक 17 फरवरी को भी आई थी इंतखाबात के बाद, जब लियाकत चड्ढा साहब ने भी कुछ फरमाया था। ये बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो ऑर्डर है इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। बड़ी खूबसूरती के साथ वसीम मलिक ने आपको एक्सप्लेन किया है, और जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनका जो किरदार है वो काफ़ी ज़्यादा अहम होता है, और इंतखाबी अमल के अंदर एक बड़ी थिन सी लाइन होती है, और उस लाइन को क्रॉस करेंगे अगर आप, तो ना सिर्फ जो एक शहरी है, एक आम शहरी है जो उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहा है, आप उसके बुनियादी हकूक़ पर डाका डाल रहे हैं, बल्कि उस अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ पर भी डाका डाल रहे हैं जो उसको वोट डालने के ख्वाहां हैं या ख्वाहिशमंद हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इसकी सिग्निफिकेंस क्यों कर ज़्यादा है। मैं आपको थोड़ी सी तस्हीह करता चलूँ, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है। चलें, इनकी बात भी दुरुस्त है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है अडयाला जेल में। इमरान खान साहब एक तवील अरसा से कैद हैं, उनकी अहलिया भी वहाँ पर कैद हैं। अब उस मामले में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, ज़राए ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऑफिशियली अब जो है इमरान खान साहब को सेंट्रल जेल पेशावर मुंतकिल करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं, और जो दस्तावेज़ात हैं इस ज़िमन में अब उनकी तैयारी का भी आगाज़ हो चुका है। बताया यह जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चीफ सेक्रेटरी के जरिए पंजाब हुकूमत को एक मरासला भेजेगी जिसमें तमाम तर वजूहात बयान की जाएंगी क्यों कर इमरान खान साहब को अडयाला जेल से सेंट्रल जेल पेशावर मुंतकिल किया जाए। और आपको याद होगा ये खबर मैंने आपको 4 से 5 दिन कबल दी थी, उसमें अभी एक डेवलपमेंट हुई है, और ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी तब्दीली के बाद जो नए चीफ सेक्रेटरी होंगे उनके जरिए ये मरासला भेजा जाएगा। मगर इसमें एक और बड़ी खबर ये है कि अब वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर ठन सी गई है। एक जानिब अली अमीन गंडापुर हैं तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ हैं, मोहसिन नकवी हैं। मामला चीफ सेक्रेटरी की आप कह सकते हैं कि जो उनके नाम है उसके ऊपर है, और केपी के हुकूमत ने ये दावा किया है कि उन्होंने 3 अफसरान के नाम जो हैं वो तजवीज़ किए हैं, समरी भेजने का उन्होंने दावा किया है, और जिनमें शहजाद बंगश साहब का नाम है, और एक कैप्टन रिटायर्ड मुनीर आज़म है, और एक शहाब अली शाह हैं। जबकि जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है वो कह रही है कि अभी तक हमें जो समरी है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वो मौसूल नहीं हुई। बहरहाल इस ज़िमन में जैसे ही वो समरी आएगी वज़ीर आज़म के पास जाएगी, और वफाकी काबीना ने मुतफ़िका तौर पर ये डिसाइड करना है कि चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, और ये अब बड़ी एक नाजुक सी सूरत हाल है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। वो अब एक मुखालिफ के तौर पर शहबाज शरीफ साहब के सामने नहीं बैठते, बल्कि आप कह सकते हैं कि इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान एक सालिस का किरदार भी अदा कर रहे हैं। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ, और उन्होंने टू सम एक्सटेंट कोशिशें भी की हैं एक जो आप कह सकते हैं सेटलमेंट की, जिस पर बताया जा रहा है कि पीटीआई भी अब काफ़ी ज़्यादा नाला है अली अमीन गंडापुर साहब पर। इसके अलावा अगर हम अडयाला जेल की बात कर रहे हैं तो वसीम मलिक साहब, आज एक ऑर्डर आया है अरबाब ताहिर साहब का, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज हैं। उन्होंने भी अब जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनसे जवाब तलब किया है, और काफ़ी ज़्यादा बरहम नज़र आए हैं अपने इस ऑर्डर के अंदर। इसकी बुनियादी वजह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट मुतअद्दिद फैसले दे चुकी है। इस पर आप क्या कहते हैं, क्या हो सकता है? अच्छा देखिए, इससे बड़ी बदकिस्मती की बात मज़ीद क्या हो सकती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं ना तो वो ब्यूरोक्रेसी माने, और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो माने जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर उस पर स्टैंड ले तो फिर हमने कल देखा कि वो जो जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला था उस पर सज़ा फौरी तौर पर उन्होंने मुअत्तल कर दी, और जो केस की समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। तो बड़ी ये बदकिस्मती की बात है। अच्छा, इसमें ना जो इमरान खान से मुलाकात ना करने का जो एलिमेंट है जो समझ आता है
ये आपको भी पता होगा कि जब से इंतखाबात हुए 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कुछ इमरान खान से मुलाकातों की खबरें भी चलीं और कुछ राब्ते भी हुए, यहाँ तक कहा जाता रहा, बल्कि कोशिश की जाती रही कि इमरान खान को किसी तरह बंदी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन बज़ाहिर जो अब तक की इतलात हैं वो इमरान खान साहब नहीं माने। और जो दूसरा, गुज़श्ता रोज़ हामिद मीर साहब ने किसी प्रोग्राम में कहा, और उन्होंने कहा कि वो बड़े बावसूख ज़राए से ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब को मुतअद्दिद मरतबा, एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद मरतबा ये पैगाम दिया गया कि आपको बनी गाला सब जेल करार देकर वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जा सकता है, जिससे आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। जिस पर बकौल हामिद मीर साहब के इमरान खान का जो जवाब था वो ये था कि अडयाला जेल से अगर उनकी सज़ाएं मुअत्तल नहीं होती तो किसी डील के नतीजे में अगर उन्हें जाना पड़ा तो बाहर उनकी लाश जाएगी। तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें फिर रियासत जो है वो हर हर सतह पर जाती है तोड़ने के लिए किसी भी शख्स को। और उसमें उस वक्त जब ये मुलाकातों पर पाबंदी लगी तो मैंने भी सोचने की कोशिश की कि आखिर क्या वजूहत हो सकती हैं कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले भी ये पाबंदियां नहीं लगाई गई थी। तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि देखिए जी, वो सेनेट के इलेक्शन है, उसमें इमरान खान 9 मई में कुछ लोग मुलविस हैं, उनके नाम देना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते। बहरहाल वो भी सारा मरहला तय हो गया, लोगों से मुलाकातें भी हुई। लेकिन जो मुझे मकसद समझ आता है कि एक शख्स जो है वो 6 से 7 8 महीने से जेल में है, तो शायद उसे फिर बिल्कुल अकेला करके तोड़ने की कोशिश की जा रही हो, आखिरी कोशिश की जा रही हो, वो तो किसी भी सूरत जाने को तैयार हो सकती है रियासत। क्योंकि मुझे देखिए मरियम नवाज साहिबा का वो जलसा याद आता है इंतखाबात से कबल, कि जब वो रियासत से, मैंने आपके प्रोग्राम में भी पहले बताया कि जब वो पाकिस्तान की फ़ौज से ये मुतालबा करती नज़र आती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कलअदम टीटीपी जैसा सलूक करो। किस बुनियाद पर? 9 मई की बुनियाद पर। जब रियासत 9 मई की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गद्दारी और बगावत जैसा जुर्म करार दे चुकी थी, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रियासत और पंजाब हुकूमत ने दहशत गर्दी को भी जस्टिफाई नहीं कर सके। हमजा कैंपर हमला 9 मई में हमला था। तो जहां आप गद्दारी और दहशत गर्दी, गद्दारी और बगावत कह रहे थे, वो आप दहशतगर्दी भी जस्टिफाई नहीं कर सके। और ये पहली मर्तबा किसी बड़े फोरम पर, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला सामने था। और फिर हमने देखा कि वो जिस तरह 9 मई का पूरा एक रियासती बयानिए से हवा निकली, और बिलखसूस 316 रोज बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस घुटन के माहौल में एक बड़ी ज़बरदस्त खबर थी। तो उसी बुनियाद पर मरियम नवाज साहिबा कहती थी कि कलअदम टीटीपी जैसा सलूक करे रियासत। और फिर अब वही मैडम चीफ मिनिस्टर हैं और उसी सूबे में वो जेल आती है, और मैडम चीफ मिनिस्टर की इतनी चलती है कि वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नहीं चलती। तो ये खैर बड़ी बदकिस्मती है। मुझे मैडम चीफ मिनिस्टर का वो 18 जुलाई 2018 का वो इंटरव्यू याद आ गया कि वो उन्होंने आसमा शराजी साहिबा को दिया था जब नवाज शरीफ साहब और ये वापस आ रहे थे। तो वो, हाँ, जहाज़ में, तो वो उस वक्त ऑन एयर होने से रुक गया था। लेकिन आसमा शराजी साहिबा ने उसी दिन वो अपने यूट्यूब पे चलाया जिस रोज़ वो चीफ मिनिस्टर बनी। तो उसमें वो कहती हैं कि जी, आसमा शराजी साहिबा बुनियादी तौर पर सवाल पूछती हैं कि पीएमएलएन ने भी तो माजी में पीपल्स पार्टी के साथ किया, तो अब अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं मानती हूँ पीएमएलएन ने किया, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं इस बात पे सेटिस्फाइड हूँ कि पीएमएलएन ने माजी से बड़े सबक सीखे हैं। लिहाजा पीएमएलएन, अब मुझे इस बात पे भी फख्र है कि पीएमएलएन मुस्तकबिल में ऐसा कुछ नहीं करेगी। और फिर हमने देखा कि पीएमएलएन मुस्तकबिल में वही इस्टेब्लिशमेंट में गोद में बैठकर, और जिस तरह, जिस बोंडे अंदाज में गुज़िश्ता 2 सालों में एक सियासी जमात के साथ जो कुछ हुआ उसकी पूरी सहूलतकार भी रही, मुतालबा भी करती रही और अभी तक कर रही है। और उन मैडम चीफ मिनिस्टर के दौर में एक साबिक वज़ीर आज़म, जिसको वो, मुझे लगता है कि वो पर्सनल राइवलरी से भी शायद कोई ऊपर की सतह पर वो पहुंच चुकी हैं मैडम साहिबा, तो उस दौरान में इमरान खान वहाँ बिल्कुल उनको मुश्किलात भी हो सकती हैं। लेकिन मैं अगेन यहाँ पर एक दूसरी बात भी करता चलूँ कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब कामयाब भी हो जाते हैं, इन्हें पेशावर जेल मुंतकिल भी कर दिया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो इमरान खान को होगा और सबसे बड़ी बेनिफिशरी रियासत होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़, चलें, ये बात आपने बिल्कुल अच्छी की है, लेकिन दूसरी जानिब आपने देखे जो हमारा मेन इशू है वो है मुलाकातों का। इमरान खान साहब से मुलाकातें भी अब जो करवाई जा रही हैं वो अपनी मर्जी के चंद लोगों से करवाई जा रही हैं। मैं उस जानिब आ रहा था, अजहर सिद्दीक साहब एक वकील हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी मुलाकात करवा दी गई है। गो के अजहर सिद्दीक से पहले शानदाना गुजार हों, शहरियार अफरीदी हों, मुतअद्दिद लोग ऐसे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही उनके लिए ऑर्डर्स भी किए, मगर उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अजहर सिद्दीक की मुलाकात क्यों करवाई गई? अच्छा, देखिए, मेरे पास इस हवाले से कोई इतला तो नहीं है, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े ताकतवर। अच्छा, मैं ना अब ज़्यादा इस हवाले से शायद मैं कोई ओपिनियन ना दे पाऊँ, लेकिन मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि अजहर सिद्दीक साहब जो हैं वो आज मुलाकात करके आए हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज़्यादा ताकतवर है, और वो शायद उन लोगों से भी ज़्यादा ताकतवर हैं जो इस वक्त इमरान खान से मुलाकात करना चाह रहे हैं, इमरान खान मुलाकात नहीं कर पा रहे। तो आज के रोज़, आज का दिन
आज गालबन 21 मार्च है, तो 21 मार्च का जो दिन है, मुझे लगता है कि ये अजहर सदीक साहब को ट्रिब्यूट कर देना चाहिए, हर साल मनाया जाना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है इसमें एक बुनियादी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि वो शायद एक दो केसेस में बुशरा बीबी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब को भी शायद तो एज अ वकील उनको देखिए शायद कितने वकील ऐसे हैं जो इमरान खान को कितने केसेस में हम रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश तो कर वही रहे हैं। ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट, फिर बाकी वाले वकीलों को भी मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती। और फिर अजहर सिद्दीक साहब या तो ये है कि कोई इंडिपेंडेंट शख्सियत हों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रिटिक भी करते हैं, वो तो हर उस सतह पर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड भी करते हैं। इंतखाबात भी लाहौर से लड़ना चाह रहे थे, तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बज़ाहिर एक हिस्सा है, तो उन्हें मुलाकात करने की इजाज़त, तो मुझे यही समझ आता है कि जनाब वो शायद इस वक्त रियासत से भी ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारा वो हमने अडयाला जेल में मुलाकातों की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, हम चीफ जस्टिस आमिर फारूक को अगर माइनस करें, बाकी जितने भी जजेस साहिबान हैं उनकी जानिब से जो ऑब्जर्वेशन अब आ रही हैं, बिलखसूस जस्टिस बाबर सत्तार के उस तौहीन अदालत के फैसले के बाद से, तो मुझे तो काफ़ी हौसलामंद नज़र आती है। कम अज़ कम अगर ऑर्डर्स की बात करें, जस्टिस अरबाब ताहिर ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था, जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल हैं, कि अगर हमारे फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो हम आपको तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करेंगे और उसके ऊपर 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला भी सुनाएंगे। ये ज़हन में ना रखें कि ये केस लंबा चलेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये नतीजा जो है, ये बेसिकली तो हम बाबर सत्तार साहब के फैसले पर भी बहुत से लोग आप तनकीद करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एक पहली सीढ़ी थी, सिंबॉलिक जरूर था, सिंबॉलिक जरूर था सर, उसके ही ये रिपरकशंस है। उसमें आप देखें दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक दूसरे जज हैं जो कि नीचे की अदालत में हैं, जज सिपरा साहब, ताहिर सिपरा साहब, उन्होंने आज इमरान खान और बुशरा बीबी की उनकी अदालत में समाअत थी और उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए मुतअद्दिद दफ़ा हुक्म दिया था और आज फाइनली लास्ट हुक्म था, उन्हें पेश करने का कहा गया था वीडियो लिंक के जरिए। तमाम चीज़ें ऑन थी और तैयारी मुकम्मल थी, मगर ऐन वक्त पर उन्हें पेश नहीं किया गया और जवाब पेश किया गया इंटरनेट की अदम दस्तयाबी का। अब उन्होंने शोकाज नोटिस जारी कर दिया अडयाला जेल को, एक लोअर कोर्ट के एक जज ने, और साथ साथ 25 मार्च को उन्होंने तलब कर लिया है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद हमारे जजेस साहिबान को भी अब अपनी रिट मनवाना या उसके जानिब कदम उठाने का जो है वो उनके जहन में बात आ चुकी है और वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इसका सहरा बेशक बाबर सत्तार साहब को जाता है जिन्होंने पहल की। अच्छा, इसमें ना आप देखिए ज़्यादातर जो मामलात हैं इमरान खान से मुतल्लिक वो इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में चल रहे हैं, या फिर उसमें बराह रास्त जो पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो आती है। उसमें भी अगर जजेस की आप साख देखें तो नो डाउट जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस गुलाम इसहाक खान, सरदार इसहाक खान, और उसमें जस्टिस एजाज इसहाक खान, और उसमें जो जस्टिस समन मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। अच्छा, इसमें ना एक और बड़ी दिलचस्प बात है, कोई भी सिंगल बेंच जब फैसला देता है तो उसमें पहले मशहूर था या मुझे नज़र आता था कि आमिर फारूक साहब बैठकर जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब है उनके साथ बैठकर वो फैसला दे देते थे, जो फैसला दिया जाना चाहिए था, जिस फैसले की ख्वाहिश की जाती थी। अब ये जो बाबर सत्तार वाला फैसला था ना, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना बड़ा सोचा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सोचा, इतलात ये है कि एक तरफ जुडिशरी है और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी के अहकामात को ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही, लिहाजा ये फैसला किया गया कि जस्टिस बाबर सत्तार का जो फैसला है वो बड़ा ज़बरदस्त है और इस आर्डर को सस्पेंड नहीं किया जाएगा या किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ये बातें चली और उसमें फिर हमने देखा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी बेंच से अलग हो गए, वो बेंच पे नहीं बैठे, उन्होंने केस सुनने से माजरत की। मोहसिन अख्तर कियानी साहब को तो वैसे ही आमिर फारूक साहब ने कुड़े लाइन लगाया हुआ है। तो उसके बाद फिर अब जो नंबर 3 पे हैं जो जज साहब जिन्होंने इमरान खान की भी मुतादिद केसेस सुने, वो कल बैठे हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ और उन्होंने वो फैसला मुअत्तल कर दिया है। और अब मैं आपको यहाँ पर एक और मैं अब आपको एक और भी बड़ी मजे की बात बताऊं। ज़राए ने ये दावा किया था कि जब इमरान खान की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना थी और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नईम अख्तर अगवान साहब भी एलिवेट नहीं होकर आए थे और आमिर फारूक साहब सीनियरिटी में इस वक्त हाई कोर्ट के जजेस में ऊपर हैं, तो आमिर फारूक साहब ने उन हलकों में इन ख्वाहिश का इजहार किया था कि जिस तरह के ये ट्रायल्स हुए हैं वो अब मज़ीद सर्व नहीं, मैं अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ कि सर्व नहीं कर सकते, अपीलें आनी है, लिहाजा उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि अगर आमिर फारूक साहब को यहाँ एलिवेट कर दिया जाता है तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो अतर मिनल्लाह पार्ट 2 हैं। वो जो लोग समझते हैं ना, सोचते हैं कि आमिर फारूक गए, मोहसिन अख्तर कियानी आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या उस वक्त सारा रुझान होगा, क्योंकि नीचे के जजेस भी सारे वैसे हैं, तो फिर वहाँ पर वो आकर डर जाते हैं। लिहाजा आमिर फारूक साहब को मजबूरन बैठकर अपीलें भी सुननी पड़ रही हैं और इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश भी यही है और इस मंसूबे पर बड़ी तेज़ी से काम भी जारी है कि जो आमिर फारूक साहब के बाद नंबर 2 पे हैं
वो या तो इस्तीफ़ा दे दें या कोई रेफरेंस आ जाए या बाकी मामला हो। जो नंबर 3 पे हैं वो मुकम्मल ऑन बोर्ड हैं, वो फिर आके चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बने और मुकम्मल तौर पर सर्व भी करें। बहरहाल काफ़ी इंसाइट दे रहे हैं वसीम मलिक साहब। नाज़रीन, आज की इस वीडियो से इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।